आज हम अलाउद्दीन के आर्थिक और सैनिक सुधारों के संदर्भ में बात करने का प्रयास करते हैं। अलाउद्दीन खलजी वंश का पहला मुसलमान शासक था या दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था, जिसने राजस्व व्यवस्था का वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पुनर्गठित उसको करने का प्रयास किया था और उसके द्वारा राजस्व व्यवस्था में या रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे सुधार किए गए। लेकिन अलाउद्दीन ने जो भी रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किए, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अपने राज्य की आय में अधिक से अधिक वृद्धि करना। उसके द्वारा ये कहा जाता है कि किसानों के हितों के लिए का कोई ध्यान नहीं रखा गया था और उसके द्वारा किसानों पर आर्थिक भार बढ़ा दिया गया था और यही उसकी राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था। तो अगर हम उसकी राजस्व व्यवस्था की बात करें तो अलाउद्दीन का जो पहला सुधार था कि उसने वो सभी जो लैंड ग्रांट्स थे या भूमि अनुदान थे उनको रद्द कर दिया, जो उसके पहले के जो सुल्तान थे उनके द्वारा अमीरों को, विद्वानों को और धार्मिक व्यक्तियों को मिल्क के रूप में, इनाम के रूप में या वक्फ, जिसे के धार्मिक अनुदान कहते हैं, के रूप में दिए गए थे। तो ये जब सारा इस तरह की भूमि को जो वापस ले लिया गया और उसको सरकारी भूमि में मिला दिया गया, तो इससे राज्य को बहुत ज्यादा अब आय होने लगी और इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। अलाउद्दीन के द्वारा दूसरा जो सुधार यह किया गया कि उसने खूत यानी कि जमींदारों को, मुकद्दम और चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये खूत और जो मुकद्दम थे ये हिंदू राजस्व अधिकारी थे और अपने गांव से जो भू राजस्व को एकत्रित करके ये राजकोष में जमा कराते थे और इसके बदले में सरकार को इनको विशेष अधिकार कुछ दिए हुए थे, जैसे कि ये अपनी व्यक्तिगत जमीन पर उन्हें सरकार को कोई भी भूमिकर नहीं देना पड़ता था। दूसरा, जो भूमिकर ये वसूल करते थे उसका कुछ भाग ये अपने मेहनताने के रूप में इनको दिया जाता था। इसके अलावा भूमि कर के अतिरिक्त भी और भी तरह से ये किसानों से कर वसूल करते थे, तो और उसको ये सरकारी कोष में जमा नहीं करा के अपने पास रख लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग बहुत ही संपन्न हो गए और ये बहुत ही ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते थे। तो सबसे पहले उसने इन लोगों की संपत्ति को छीन लिया और उनके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, जिससे कि अब वो भविष्य में साधारण जो किसान हैं उन्हीं की तरह अपनी भूमि पर भूमि कर देने के लिए मजबूर हो गए। अलाउद्दीन के द्वारा जो तीसरा जो सुधार किया भू राजस्व के संदर्भ में वो ये था कि उसने अब पैमाइश करा के, अर्थात भूमि की पैमाइश के आधार पर भू राजस्व को निर्धारित किया। अलाउद्दीन ने भू राजस्व के निर्धारण के लिए कृषि योग्य भूमि की नाप करवाई और नाप के आधार पर ही भू राजस्व कर को निर्धारित किया और यह कार्य उसके कुशल राजस्व मंत्री शरफ कायनी के द्वारा किया गया और इस कार्य को करने में शरफ कायनी को कई वर्षों मेहनत करनी पड़ी। इस तरह से अलाउद्दीन ने भू राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। अलाउद्दीन ने प्रति बिस्वा, एक बिस्वा में एक बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता था, तो उसने एक बिस्वा में उपज का 50% भूमि का निर्धारित किया, जबकि इससे पहले के जो शासक थे उनके द्वारा भू कर 1/3 था, लेकिन अलाउद्दीन ने इसको बढ़ाकर 50% या आधा भाग कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि अब किसानों पर बहुत ज्यादा कर का भार बढ़ गया और यही उसकी राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष साबित हुआ। अब सभी किसानों को इसी तरह से भूमि कर देना पड़ता था और इसमें छोटे और बड़े किसानों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। भू राजस्व के अलावा कृषकों से करही व चराई कर भी वसूल किया जाता था। ये जो चराई कर था ये मवेशियों के चरागाह में चरने पर लिए जाने वाला कर था। इसके अलावा हिंदुओं से जजिया कर और मुसलमानों से जकात कर लिया जाता था, जो कि
ये उनकी जो संपत्ति का 1/40वां भाग होता था। और ये जो इस तरह से जो कर प्राप्त किया जाता था उसका प्रयोग धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता था। अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्त खराज नाम का एक नया विभाग स्थापित किया और इस विभाग को राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के जो नाम राशि वसूल थी उसकी जांच करने के लिए और उसे वसूल करने का काम दिया गया। यदि आमील और कारकुन बकाया रकम पूरी वसूल करने में असफल रहते थे उनको कठोर दंड भी दिया जाता था। पटवारियों को और राजस्व विभाग के अन्य निम्न कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था उसको समाप्त करने के लिए उनको कठोर दंड की व्यवस्था भी उसके द्वारा की गई। इसके अलावा यह सोचकर कि कर्मचारी कम वेतन के कारण जो रिश्वत लेते थे या अन्य भ्रष्ट तरीके अपनाते थे तो उनके वेतन को बढ़ा दिया गया जिससे कि वो आराम से और सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। किंतु जब इसके बाद भी जब कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बना रहा तो अलाउद्दीन के द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों को कठोरता पूर्वक उनको दंडित किया गया। तो यह जो व्यवस्था अलाउद्दीन के द्वारा राजस्व के क्षेत्र में लागू की गई यह दोषपूर्ण एक तरह से थी क्योंकि इससे कृषकों पर जो आर्थिक भार है वो बहुत अधिक बढ़ गया था और कृषक पूरी तरह से दरिद्र या गरीब हो गए थे। राजस्व व्यवस्था के पश्चात अब हम अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के संदर्भ में बात करने का प्रयास करते हैं। तो अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो लागू की थी उसके पीछे जो उसका उद्देश्य था उसके संदर्भ में बर्नी ने लिखा है कि वह एक विशाल सेना के खर्चे की समस्या को हल करने के लिए उसके द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था क्योंकि अलाउद्दीन के लिए एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया जाना आवश्यक था क्योंकि मंगोलों का आक्रमण का जो भय है वो निरंतर बना रहता था। लेकिन वो सैनिकों को अधिक वेतन देकर राजकोष पर जो भार है उसको अधिक नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने सैनिकों का जो वेतन है उसको निश्चित कर दिया और उसने इस तरह की व्यवस्था की कि सैनिक कम वेतन में भी आर्थिक रूप से संतुष्ट रह सके। तो इसके लिए उसने यह निश्चय किया कि सैनिकों को दैनिक काम में आने वाली जो चीजें हैं वो सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सके। इसलिए उसने अपनी सभी वस्तुओं के जो भाव हैं वो निर्धारित कर दिए जो कि जो प्रचलित जो बाजार भाव से उससे बहुत ही कम होती थे। तो इस प्रकार अलाउद्दीन ने सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया और अलाउद्दीन ने सबसे पहले लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया जैसे कि सभी प्रकार के अनाज, दालों, कपड़ा, दास और घोड़े, गाय, भैंसे, मांस, मछली, मेवा, यहाँ तक कि सब्जी के, गन्ने, सुई धागा जैसी जो दैनिक आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य भी अब निर्धारित कर दिए गए। इनमें से जो अधिकांश वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में दिए हैं कि सुल्तान ने जो खाद्यान्नों की जो दरें हैं वो निश्चित की थी वो इस प्रकार थी जैसे कि गेहूं 7.5 जीतल प्रति मन, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, शक्कर 1.25 जीतल प्रति मन, घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर, उड़द 5 जीतल प्रति मन, मोठ 3 जीतल प्रति मन और सरसों का जो तेल था वो 1 जीतल प्रति 3 सेर के हिसाब से उनके भाव निश्चित कर दिए गए थे। अब बात करते हैं कि जीतल क्या था। यह एक तांबे का सिक्का था और जिसका वजन फरिश्ता ने अपनी तारीख फिरोजशाही में 1 तोला बताया है। तो इस तरह से जीतल उस समय प्रचलित एक सिक्का होता था। इसी प्रकार से जो चांदी का जो टंका होता था वो 96 रत्ती का होता था और इससे यह कुछ वर्ष पहले चांदी के रुपए के बराबर ही होता था। खाद्यान्नों और कपड़ों के साथ साथ अलाउद्दीन के द्वारा घोड़े, मवेशी और दास और दासियों की जो कीमत है उसको भी निश्चित कर दिया गया। जैसे कि सर्वोत्तम घोड़े अच्छी नस्ल का जो घोड़ा होता था वो 100 से 200 टंके में, दूसरी श्रेणी का घोड़ा 80 से 90 टंके में,
तीसरी श्रेणी का घोड़ा 65 से 70 टंके में, और गाय की कीमत 3 से 4 टंका और भैंस की कीमत 10 से 12 टंका उसके द्वारा निश्चित कर दी गई। इसी प्रकार से दास और दासियों की जो कीमत है उसको भी निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन ने सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बना दिए, जैसे कि अनाज के लिए अलग बाजार होता था, कपड़े बेचने के लिए अलग, घोड़ों के लिए अलग, दास और मवेशियों के लिए अलग अलग बाजार उसके द्वारा बनाए गए। जैसे कि जो कपड़े का जो बाजार था उसको सराय अदल नामक इमारत में बनाया गया, और इस बाजार में फुटकर व्यापारियों के लिए अलग दुकानें बना दी गई, जहां ये लोग निश्चित मूल्य पर वस्तुएं बेचा करते थे। सैनिकों के साथ दिल्ली की जनता को भी सुल्तान ने इन बाजारों में वस्तु खरीदने की छूट उसके द्वारा प्रदान कर दी गई थी। अब बात करते हैं कि उसके द्वारा इन बाजारों में किस तरह से चीजें उपलब्ध कराई गई। तो बाजारों में चीजों की कमी ना हो इसके लिए बाहर से चीजों को उसके द्वारा आसानी से उपलब्ध कराया जाता था, और उसके द्वारा चीजों को बाहर से मंगाने की व्यवस्था की गई। और इस कार्य के लिए उसके द्वारा थोक घुमक्कड़ व्यापारी नियुक्त किए गए, जो बाहर से सभी आवश्यक वस्तु को खरीद कर लाते थे और अपना लाभ लेकर और वो निश्चित दाम पर फुटकर व्यापारियों को माल को बेच देते थे। जैसे कि अनाज दोआब से लाया जाता था, और ये जो घुमक्कड़ व्यापारी हैं वो अपना नाम अनाज मंडी के जो अधीक्षक थे, जिसको कि शहना कहते थे, उसके दफ्तर में अपना नाम उनको दर्ज कराना पड़ता था। इसी प्रकार से सुल्तान का यह भी आदेश था कि किसान भू राजस्व चुकाने के बाद शेष बचे हुए अनाज में से अपने परिवार के लिए आवश्यक अनाज बचाकर जो बचा हुआ जो अनाज है वो सरकार को निश्चित दरों पर शहना के दफ्तर में पंजीकृत घुमक्कड़ व्यापारी को बेच दे। इसी प्रकार से मुल्तानी जो व्यापारी थे उनके द्वारा कपड़ा मुल्तान से और देवगिरी से लाया जाता था, और इस संदर्भ में बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान ने मुल्तान व्यापारियों को सुविधा के लिए राजकोष से धन अग्रिम रूप से दे दिया था, जिससे कि वो बाहर से कपड़ा खरीदकर दिल्ली ला सके और नियंत्रित दरों पर सराय अदल भवन में जो कपड़ा बाजार है वहां बेच सके। इसके अलावा बाजार नियंत्रण संबंधी आदेशों का व्यापारी जरा भी उल्लंघन ना करे और उनका पालन करे, इसकी भी व्यवस्था अलाउद्दीन के द्वारा की गई। उसने प्रत्येक बाजार में एक शहना या अधीक्षक नियुक्त कर दिया, जो यह देखता था कि व्यापारी निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य तो नहीं ले रहा है, तोल या माप तो कम नहीं कर रहा है, साथ में ही वस्तु की जो किस्म है वो खराब तो नहीं है। अगर ऐसा कोई करता हुआ व्यापारी पकड़ा जाता था तो उसके द्वारा शहना को कठोर दंड दिया जाता था, या शहना उसको कठोर दंड देता था। अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को अनाज मंडी का शहना के पद पर नियुक्त किया था, और उसके कर्तव्य पालन के लिए घुड़सवारी की विशाल टुकड़ी भी रख दी थी। अनाज बाजार के अन्य अधिकारी बरीदे मंडी, जो कि सुल्तान को विक्रय योग्य वस्तुओं की उत्तमता की सूचना देता था, और मनहियान कहलाता था। मलिक याकूब को कपड़ा बाजार की व्यवस्था देखने के लिए दीवान रियासत के पद पर नियुक्त किया गया, जो कपड़ा बाजार की देखभाल के साथ में अन्य जो शहना थे उनकी कार्यों पर भी निगरानी रखता था। इसके अलावा व्यापारियों की बेईमानी को पकड़ने के लिए और सुल्तान अपने छोटे छोटे गुलाम लड़कों को भी कुछ चीजें देकर या कुछ जीतल देकर बाजार से चीज मंगवाता था और उनको चेक करता रहता था। तो इस तरह से अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली को, यद्यपि थोड़ी कठिन थी, जटिल थी, लेकिन उसने उसको सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया, और जिस उद्देश्य से उसने इस प्रणाली को लागू किया था उसमें भी उसे पूर्ण सफलता मिली, और इसी कारण से वह कम खर्चे में ही एक विशाल सेना को रखने में कामयाब हो सका। अब हम बात करते हैं सैनिक सुधारों की। देश की उत्तर पश्चिमी सीमा पर होने वाले मंगोलों के निरंतर आक्रमणों को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने के लिए, साथ में ही उसके द्वारा जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी उसकी पूर्ति के लिए यह जरूरी था कि एक विशाल और सुसंगठित सेना हो।
तो अलाउद्दीन ने सैन्य व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ कर दी और इस कार्य को करने के लिए उसने दीवान ए आरिज, जो एक सैनिक विभाग था, उसको यह कार्य सौंपा और जिसके द्वारा काफी जांच पड़ताल करने के बाद कुशल और अनुभवी व्यक्तियों को ही सैनिक के रूप में भर्ती किया जाता था और अब सैनिकों को केंद्रीय खजाने से नगद वेतन दिया जाने लगा। दूसरा, अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का भी गठन किया। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल में इससे बड़ी सेना किसी अन्य सुल्तान या शासक के पास नहीं थी। तीसरा सुधार अलाउद्दीन के द्वारा यह किया गया कि अब जो इंस्पेक्शन होता था या निरीक्षण होता था, उसके समय घोड़ों को दोबारा प्रस्तुत ना किया जा सके, इसके लिए या फिर खराब घोड़ों को प्रस्तुत ना किया जाए, इसके लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ कर दी। इसी प्रकार निरीक्षण के समय सैनिकों को दोबारा प्रस्तुत करने की जो प्रथा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने सैनिकों का हुलिया लिखवाना भी आरंभ किया। तो घोड़ों को दागना और सैनिकों का हुलिया रखाने की जो प्रथा जिस तरह से अलाउद्दीन ने शुरू की, वो उसका एक महत्वपूर्ण सैनिक सुधार माने जाते हैं और इससे जो सैन्य विभाग है उसमें काफी हद तक भ्रष्टाचार कम हो गया था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सैनिकों का जो वेतन है वो भी निर्धारित कर दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर लाल का मानना है कि जहां पर एक सैनिकों को पहले 234 टंका का वार्षिक वेतन मिलता था और उसको एक घोड़ा रखना पड़ता था, जबकि 2 अस्पा और 2 घोड़े रखने वाले सवार को अतिरिक्त घोड़े के भत्ते के लिए 78 टंका और दिए जाते थे। तो इस प्रकार 2 अस्पा के लिए 312 टंका वार्षिक वेतन मिलता था। अलाउद्दीन के द्वारा पांचवा सुधार यह किया गया कि उसने दीवाने आरिज द्वारा समय समय पर अभियान पर भेजे जाने से पहले सेना का कठोर निरीक्षण किया जाने अब लगा और निरीक्षण के समय सैनिकों के हथियारों की और घोड़ों की जांच की जाती थी और सेना का निरीक्षण इतना बारीकी से किया जाता था कि इसके संदर्भ में अमीर खुसरो ने कहा है कि अब एक तरह से सैनिकों को जो बदलने की जो प्रथा है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अलाउद्दीन अपने सैनिकों के अस्त्र शस्त्र कवच का पूरा ध्यान देता था और सेना के घोड़े और इस्पात से या सवार कवच और सिर त्राण से ढके रहते थे। सैनिकों के पास तलवारें होती थी, धनुष, बाण, कटोरे, कुल्हाड़ियां आदि रहते थे। इन सुधारों के आधार पर अलाउद्दीन ने एक महान शक्तिशाली सेना संगठित करने में वो कामयाब हुआ और जिसकी सहायता से वह न केवल भयंकर मंगोल आक्रमण को विफल करने में सफल रहा, बल्कि साथ में ही उसने उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के विरुद्ध भी एक महान सफलता प्राप्त की।